हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन स्टूडेंट्स, 11th क्लास में इसके 2 चैप्टर बना रखे हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ते हैं और 13 में पढ़ते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है बच्चों। तो आज की क्लास में हम जो आपको समझाएंगे कार्बनिक रसायन की क्या डेफिनेशन है, कार्बनिक रसायन में जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुसंयोजकता होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने समझाया, इनके बारे में आपसे अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें देखिए हम ले रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 12 जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, सामान्य कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर आपसे चैप्टर नंबर 12 के बारे में स्टडी करना चाहेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर 12 को पढ़ते कैसे हैं, इसका अध्ययन कैसे कैसे किया जाता है, किन किन टॉपिकों के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले तो बच्चों हम केवल आपको इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। इसके बाद में हम आपको हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बताएंगे। इसके बाद में बच्चों हम आपको नामकरण बताएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स, नामकरण के बाद में हम आपको यहाँ पर कुछ प्रभावों के बारे में समझाएंगे और लास्ट में हम कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार आपको समझाएंगे, मैं अभिक्रिया की क्रियाविधि के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक्चुअल में रियल में समझना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो जो भी पॉइंट मैं आपको सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा, इसकी कंटिन्यूस सभी क्लास से आपको यहाँ देखने को मिलेगी और आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा उसके नोट्स आप इजी गोइंग में बना सकते हैं। तो बच्चों, आप पहला टॉपिक सबसे पहले लेसन नंबर 12 का पहला टॉपिक डाल दीजिए सभी, और उस टॉपिक का नाम है परिचय। क्या नाम है बच्चों? परिचय। परिचय में मैं आपको बता रहा हूँ कार्बनिक रसायन की परिभाषा। कार्बनिक रसायन की परिभाषा। कार्बनिक रसायन की परिभाषा। स्टूडेंट्स, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो लिखिए सभी बच्चे, डेफिनेशन लिखो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब बच्चों, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब इस डेफिनेशन के बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ ये देखेंगे कि इस कार्बनिक रसायन में जब कार्बनिक यौगिक बनाए गए थे तो इन कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत थे। तो इसमें पहला सिद्धांत बर्जीलियस का सिद्धांत था, जैव शक्तिवाद सिद्धांत। बर्जीलियस का जैव शक्तिवाद सिद्धांत। जैव शक्तिवाद सिद्धांत, ये सिद्धांत था बच्चों बर्जीलियस का। तो आप सभी ये टॉपिक डाल लें। अब बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? जैव शक्तिवाद सिद्धांत। बर्जीलियस ने इस सिद्धांत में बताया कि सजीवों के अंदर जो कार्बनिक रसायन है उसका उत्पादन किसी जैविक शक्ति के द्वारा हुआ है। किसी जैविक शक्ति के द्वारा हुआ है। तो बच्चों टॉपिक डालें,
बर्जीलिस का जैव शक्तिवाद सिद्धांत, और इसमें लिखे इनके अनुसार सजीवों में रसायनों का उत्पादन जैविक शक्ति के द्वारा हुआ है। अब ये लिखने के बाद बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना फ्रेडरिक वोहलर ने इस सिद्धांत का खंडन किया। फ्रेडरिक वोहलर ने इस सिद्धांत का खंडन किया। तो बच्चों किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत खंडन किया? फ्रेडरिक वोहलर ने। तो अब इस वोहलर ने क्या बताया? तो टॉपिक डाले वोहलर की अवधारणा। अब वोहलर ने क्या कहा बच्चों? वोहलर के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा होता है। अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा होता है, ना कि किसी जैविक शक्ति के द्वारा। ऐसा वोहलर ने कहा। वोहलर ने प्रथम बार, नेक्स्ट लाइन में लिखना, वोहलर ने प्रथम बार यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिकों से किया। अब बच्चों देखिए कैसे निर्माण हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ। अमोनियम सल्फेट, ये NH4 का उल्टा SSO4 अमोनियम सल्फेट है। इसकी 2 मोल पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन की गई। 2 मोल पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन की गई, जिससे पोटेशियम सल्फेट बना। साथ में 2 मोल अमोनियम साइनेट बना। अब बच्चों देखिए अमोनियम साइनेट का सूत्र ये रहा, ये अमोनियम साइनेट है। अगर आप इस अमोनियम साइनेट को गर्म करते हो, इस अमोनियम साइनेट को यदि आप गर्म करते हो तो यहाँ से यूरिया बनता है। NH2CO NH2 का निर्माण होता है। दिस इज यूरिया। तो बच्चों ये प्रथम बार लैब में निर्मित यौगिक था, जिसका नाम था यूरिया। ओके बच्चों, तो ये थी एक छोटी सी वोहलर की अवधारणा। तो जैव शक्तिवाद का खंडन भी हो गया, और अपने यहाँ पर फर्स्ट यौगिक कार्बनिक यौगिक यूरिया लैब में भी प्रिपेयर्ड हो गया, बन गया। क्लियर? परिभाषा क्लियर? बर्जीलियस का जैव शक्तिवाद सिद्धांत आपका क्लियर हो गया होगा, और वोहलर की अवधारणा भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल सेपरेट टॉपिक ले रहा हूँ, कार्बन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो टॉपिक डालेंगे कार्बन का परिचय। अब परिचय में अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों कार्बन का परिचय में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? 6। अगर इसका परमाणु भार पूछूं मैं आपसे, तो आप कितना बताओगे बच्चों? 12। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास EC पूछता हूँ आपसे, तो आप क्या बताओगे? 1s2 2s2 2p2। अब देखो बच्चों इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बच्चों ये चतुसंयोजी हुआ कि नहीं हुआ? इसकी संयोजकता 4 हुई कि नहीं हुई? तो बच्चों ये चतुसंयोजी होता है। कार्बन क्या होता है बच्चों? चतुसंयोजी होता है, 4 संयोजकता होती है। बच्चों कार्बन में एक महत्वपूर्ण गुण होता है श्रृंखलन। एक महत्वपूर्ण गुण है श्रृंखलन, यानी कि श्रृंखला का निर्माण करना। कार्बन एक दूसरे से जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं। ये श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये श्रृंखला शाखित भी हो सकती है, ऐसे भी ब्रांच बन सकती है। तो बच्चों ये सभी बातें आप सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे कैसे पूरे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए जो कार्बन है, कार्बन परस्पर एकल द्विबंध त्रिबंध सबसे जुड़ सकता है। कार्बन परस्पर एकल बंध,
द्विबंध व त्रिबंध से परस्पर जुड़ सकता है। अब बच्चों ये एक मैंने कार्बन का आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन जो होता है ये चतुसंयोजी होता है। इस बात को समझाने के लिए दो अलग अलग वैज्ञानिक आए, एक केकुले आया और दूसरा वान ट हाफ एंड ली बेल आए। तो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए बच्चों क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। तो पहला सिद्धांत है केकुले का सिद्धांत। केकुले का सिद्धांत। अब बच्चों केकुले ने क्या सिद्धांत दिया था, देखो समझिए आप केकुले ने क्या सिद्धांत दिया। केकुले ने कहा, केकुले के सिद्धांत की कुछ बातें प्रमुख है बच्चों। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न है। ऐसे लिखना है, टॉपिक डाल लेना केकुले का सिद्धांत, तो इसमें लिखो इस सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न हैं। पहली बात, कार्बन चतुसंयोजी होता है। कार्बन चतुसंयोजी होता है। पहली बात इन्होंने बच्चों ये बताई, कार्बन चतुसंयोजी होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई, कार्बन की चारों संयोजकताओं से, कार्बन की चारों संयोजकताओं से चार परमाणु या समूह जुड़ सकते हैं। चार परमाणु या समूह जुड़ सकते हैं। चार परमाणु या समूह जुड़ सकते हैं, अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट बच्चों इन्होंने जो बताया, तीसरी बात इन्होंने बताई कि कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध युक्त परमाणु या समूह के साथ जुड़ी होती है। चारों संयोजकता एकल द्विबंध युक्त परमाणु समूह के साथ जुड़ी होती है। कैसे जुड़ती है बेटा, देखो इनके क्या क्या तरीके हैं जुड़ने के। इनके जुड़ने के पहला तरीका देखो बच्चों, या तो कार्बन से चारों समूह जो जुड़ रहे हैं एकल संयोजकता, एकल बंध बना रहे हो, ऐसे जुड़ सकते हैं। या तो दूसरा तरीका हो सकता है बच्चों कि दो तो हो एकल बंध और एक हो द्विबंध। तीसरा तरीका हो सकता है बच्चों, एक तो हो एकल बंध और एक ही हो त्रिबंध। देखो कार्बन की संयोजकता इसमें भी चार है पहले वाले में, क्योंकि सभी एकल संयोजी जुड़े हुए हैं। देखो चारों की संयोजकता एक होती है। अब इस दो में तो हो गया एकल संयोजी, इसमें हो गया द्वि संयोजी। इसमें अब एक तो हो गया एकल संयोजी, एक हो गया त्रिसंयोजी। चौथा पैटर्न हो सकता है कि कार्बन से दोनों तरफ द्वि संयोजी जुड़ा हो, परमाणु जुड़ा हुआ हो, द्वि संयोजी परमाणु जुड़ा हुआ हो। आगे बात समझ में। तो ये था केकुले का सिद्धांत। बच्चों ऐसे ही एक सिद्धांत और है, जिस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट का नेम सुनिए, वान ट हाफ तथा लीबेल सिद्धांत। वान ट हाफ तथा लीबेल सिद्धांत। बच्चों इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि कार्बन की चतुसंयोजकता, में तीन प्रकार की संरचनाएं संभव हो सकती है। तीन प्रकार की संरचनाएं
संभव होती है। 3 प्रकार की संरचनाएं संभव होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? देखिए, सबसे पहली संरचना का जो नाम है वो है वर्ग समतलीय। दूसरी संरचना का नाम है बच्चों वर्ग पिरामिडीय। और तीसरी संरचना का नाम है बच्चों चतुष्फलकीय। इनको बच्चों आप ऐसे कैसे नोट्स बना के लिखिए। मैं आपको पूरा पैटर्न नोट्स वाला दे रहा हूँ, जिससे आप समझे भी सही और आप आसानी से लिख भी सकें। तो बच्चों, पहला टॉपिक डालेंगे अपन वर्ग समतलीय। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना वर्ग समतलीय। अब बच्चों, वर्ग समतलीय संरचना किसे कहते हैं? तो बच्चों, इस प्रकार के अभिविन्यास में कार्बन जिस तल में होता है उसी तल में चारों संयोजी परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे चारों संयोजी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो लिखना इसमें वर्ग समतलीय डाल के बेटा, इस अभिविन्यास में कार्बन तथा उसकी चारों संयोजकताएं एक ही तल में उपस्थित होती है। अब बच्चों, इसके 2 समावेवी संभव है। इसके 2 समावेवी संभव है, जिनको हम आगे जाकर समपक्ष और विपक्ष पढ़ेंगे। सपोज करें ये ऐसे जुड़े हुए हो, 2 भिन्न भिन्न संयोजकताओं से ऐसे जुड़े हुए हो, तो इनको आगे जाकर हम समपक्ष समावेवी कहेंगे। ये इसका समपक्ष रूप होगा। अगर बच्चों इसी तल में अगर कोई ऐसे जुड़ जाए ए ए बी बी, तो बच्चों ये इसका विपक्ष रूप होगा। मतलब इसके 2 रूप संभव होते हैं। ऐसे बच्चों, अगर हम दूसरी संरचना की बात करें तो दूसरी संरचना का जो नाम है वह है वर्ग पिरामिडीय। वर्ग पिरामिडीय। अब बच्चों, वर्ग पिरामिडीय की अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो सहयोगी परमाणु होते हैं, या हम कहें कार्बन से जुड़ी चारों संयोजकता जैसे HH रूप में है, ये तो एक ही तल में होती है। और कार्बन तल के ऊपर और नीचे हो सकता है, ऐसे ऊपर और नीचे हो सकता है, जबकि ये कार्बन चारों एक ही तल में है। और जो कार्बन है वो ऊपर है, और जो चारों हाइड्रोजन है चारों संयोजकताओं के, वो एक ही तल में। तो आपको इसमें लिखना है, इस प्रकार की संरचना में चारों संयोजी परमाणु एक ही तल में होते हैं, जबकि कार्बन ऊपर या नीचे स्थित हो सकता है। तो बच्चों, इसमें भी 2 प्रकार के समावेवी बनने की संभावना है। देखिए कैसे, आप ए ए बी बी ऐसे लिख दें और कार्बन यहाँ से कनेक्ट कर दे, तो एक संभावना तो बच्चों ये वाली हो गई। ठीक है। और दूसरी संभावना, अब ये तो समपक्ष बन गया, ये तो कौन सा रूप होगा इसका? समपक्ष। और दूसरा रूप बन सकता है इसका विपक्ष। देखो कैसे, ए बी, चारों तो ये जुड़ गए और कार्बन ही आ गया। तो देखिए ये इसका कौन सा रूप हो गया बच्चों? ये विपक्ष रूप हो गया। तो इसके भी 2 रूप संभव होते हैं। कितने रूप संभव होते हैं? 2 रूप संभव होते हैं। अगर यही बात बच्चों मैं आपसे करूँ तीसरी संरचना के लिए, जिसका नाम है चतुष्फलकीय। सभी कार्बनिक यौगिकों में यही संरचना मिलती है, चतुष्फलकीय। क्यों मिलती है चतुष्फलकीय संरचना? इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो मध्य में होता है, और चतुष्फलक के 4 कोनों पर संयोजी परमाणु जुड़े होते हैं। जैसे मैंने CCl4 की यहाँ पर चर्चा की,
तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें जो बंद कोण होता है बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है, जो कि इसमें परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। इसमें परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए इसमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है बच्चों। इस संरचना में क्या होता है, न्यूनतम तो प्रतिकर्षण होता है, और अधिकतम क्या होता है, इसमें स्थायित्व होता है। अधिकतम क्या होता है, इसमें स्थायित्व होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, एक जीव शक्ति व सिद्धांत पढ़ा है परचिलिस का, और दूसरा हमने वॉलर की अवधारणा पढ़ी है। इसके बाद में कार्बन की चतुसंयोजकता को समझाने के लिए कार्बन का परिचय पढ़ा, फिर केकुले का सिद्धांत पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने वांटाप तथा लेबेल का सिद्धांत पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। ओके स्टूडेंट्स।